Hello, class 8th. Very warm welcome to all of you to our channel, of course. We are continuing with the last chapter of your chemistry, that is carbon and its compounds. इसमें आपकी chemistry का last chapter है, बीच के कुछ chapters रह गए हैं, that I'll be doing later on. क्योंकि ये last वाला chapter बड़ा important है और आपके exam में भी आ रहा होगा, that is why I have taken it up at this time. ओके तो फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, कार्बन के बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था और डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा था. अब हम इस लेक्चर में ग्रेफाइट एंड फुलोरीन्स को कवर कर रहे हैं. मतलब अभी हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं. आपको याद है एलोट्रॉप्स क्या थे? एलोट्रॉप्स हैं एक एलिमेंट जब एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तब हम उसको उनके वो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको एलोट्रॉप्स बोलते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के. तो कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट टू क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स पढ़ रहे हैं. अभी हमने डायमंड कर लिया, अब हम ग्रेफाइट और फुलोरीन्स करेंगे. ओके, ग्रेफाइट में स्टार्ट करते हैं. ग्रेफाइट इज अ नेचुरल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन. डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही नेचुरल फॉर्म्स हैं कार्बन के. ठीक है, इट इज ग्रेइश ब्लैक, शाइनी एंड सॉफ्ट सब्सटेंस. ग्रेइश ब्लैक है जो आप कार्बन पेंसिल में जो आपके कार्बन होते हैं, लेड होता है ना, दैट इज एक्चुअली ग्रेफाइट. इट इज स्लिपरी टू टच. और ग्रेफाइट की रॉक्स होती हैं, स्टोन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन अब आपको पता नहीं होता कि ये वाला पर्टिकुलर स्टोन जो है ये है. नाउ इट इज़ नेचुरली फाउंड इन, नेचुरल इसका जो मिलता है जहाँ पे श्रीलंका, साइबेरिया, रशिया एंड इंडिया. ठीक है, मतलब यहाँ पे एशिया में आपको पता है श्रीलंका कहाँ है, साइबेरिया रशिया के ऊपर हो गया, रशिया एंड इंडिया. साइबेरिया इज इनफैक्ट अ पार्ट ऑफ रशिया इटसेल्फ. एंड इन इंडिया में ग्रेफाइट जो है इट इज़ फाउंड इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल. मतलब हमारी जो नॉर्दर्न वाली बेल्ट है उसी में है. ऊपर जम्मू कश्मीर में नॉर्दर्न साइड, अगर आप ईस्टर्न साइड जाएंगे तो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और वेस्टर्न साइड में राजस्थान में ये ग्रेफाइट की हमारी नेचुरल ओर्स हैं. देन प्रिपरेशन ऑफ ग्रेफाइट, ये तो नेचुरली मिल रहा है हमें. अगर हम ग्रेफाइट की लैब प्रिपरेशन करें, आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना चाहें उसको, चाहे लैब में करें या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करें, तो वो क्या होगा? तो उसमें क्या है कि इट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग पाउडर्ड कोक. पाउडर्ड कोक मतलब कार्बन जो पाउडर्ड फॉर्म में हम ले रहे हैं, दैट इज़ पाउडर्ड कोक. तो पाउडर्ड कोक को थोड़ा सा सैंड के साथ मिला के फेरिक ऑक्साइड भी उसमें डालते हैं. फेरिक ऑक्साइड को हम यहाँ पे एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों को इलेक्ट्रिकल फर्नेस में डाल के अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप हीट करेंगे तो आपको कार्बन मिल जाएगा ग्रेफाइट की फॉर्म में. रिएक्शंस दे रखे हैं नीचे, देखिए 3C प्लस SiO2. सैंड का जो सिलिका है, जो रेत होती है नॉर्मल, उसका फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. देन इनको अगर हमने 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, देखो यहाँ पे दो रिएक्शन दे रखे हैं, एक है रिएक्शन नंबर 1 और एक है रिएक्शन नंबर 2. एक्चुअली ये एक ही साथ होते हैं, लेकिन आपको स्टेप वाइज बताया है कि ये होता है फिर ये होता है. ओके, तो कोक और सिलिका को रिएक्ट करवाया तो यू विल गेट सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड मिल गया, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है. फिर वो जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट अप होता है. फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ कैटलिस्ट, और फिर आपको मिल जाता है सिलिकॉन एंड कार्बन. मतलब ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है SiC, जो इसका फॉर्मूला था, इट ब्रेक्स अप, ये दो पार्ट्स में ब्रेकअप हो जाता है, सिलिकॉन अलग हो जाता है और कार्बन अलग हो जाता है. तो हमें सिलिकॉन और कार्बन अलग से मिल जाता है, और कार्बन यहाँ पे हमें ग्रेफाइट की फॉर्म में मिल रहा है. ओके, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जो है ये आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट आपको पता है क्या करता है? कैटलिस्ट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन को उसके रेट को कंट्रोल करता है, या तो रेट को बढ़ा देता है या कम करता है, इन्हांस करता है या रिड्यूस करता है, और खुद कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है. मतलब हम कैटलिस्ट को जैसा डालेंगे वो रिएक्शन के बाद में हमें उसी फॉर्म में मिल जाएगा. कैटलिस्ट इटसेल्फ इज नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इट जस्ट ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन, और वी कैन से इट चेंजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है. आपने अभी आप 8th में हैं तो आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है कि वैलेंसी कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट नॉमेनक्लेचर वैसे पढ़ी है थोड़ी बहुत आपने. 9th में है ये डिटेल में, तो अगर आपको ये पढ़ना हो, जैसे मैं बता रही हूँ कि फेरिक यहाँ पे दे रखा है फेरिक ऑक्साइड है ना, तो फेरिक ऑक्साइड में आयरन की वैलेंसी होती है 3.
तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड क्या है ये। फेरस ऑक्साइड, जहाँ पे हम आयरन को फेरस बोल रहे हैं, वहाँ पे आयरन की वैलेंसी होती है 2 और फॉर्मूला हो जाता है फेरस ऑक्साइड का FeO, क्योंकि O की भी वैलेंसी 2 है और Fe की भी वैलेंसी यहाँ पे 2 है। फेरस ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। आपको पता है वैलेंसीज क्रॉस करके लिखते हैं जब कंपाउंड बनाते हैं। तो अब इस वाले कंपाउंड में, इसमें फेरिक ऑक्साइड है ये, इसमें यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही है, लेकिन आयरन की वैलेंसी 3 है, तो दोनों वैलेंसीज को क्रॉस ओवर किया तो Fe2O3 हो गया। दिस इज फेरिक ऑक्साइड एंड दिस इज फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ये आपको अगर पढ़ना हो डिटेल में तो 9th क्लास का जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ना, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो फर्स्ट लेक्चर या आई डोंट नो वैलेंसी वाला कौन सा लेक्चर है मुझे ध्यान नहीं है, वो चैनल पे अवेलेबल है फुल चैप्टर, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा पढ़ने में कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अच्छा है। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, Fe3O4 या सॉरी Fe2O3, Fe2O3 लीजिए, यहाँ पे Fe3O4 मत लीजिए, Fe3O4 भी होता है कंपाउंड। ठीक है, ओके। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब हमने बात कर ली कि कैसे बना ये। अब उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो लेयर्ड फॉर्म में है, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा 3D स्ट्रक्चर है इसका, 3 डायमेंशनल। इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स और शीट्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और वो ना लेयर के लेयर, एक के नीचे एक लेयर्स अरेंज होती हैं। इसीलिए ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, क्योंकि वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकती हैं। एक लेयर की जो बॉन्डिंग है वो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन जो 2 डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच की बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी सी वीक होती है। देखिए, ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर इज जॉइंट टू 3 अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे रखा है, हम इस स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर को देखिए, इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, कि क्या होता है। ओके, ये देखो आपको ये जो रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये कार्बन के एटम्स हैं, है ना, ये सारे कार्बन एटम्स हैं, सी है। अब कितने सारे कार्बन एटम्स हैं, आपको पता है कार्बन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है 6, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4, मतलब उसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे हमें हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे हर कार्बन एटम को देख लो, ये कितने बॉन्ड बना रहा है। जैसे हम इस पर्टिकुलर इसी कार्बन एटम की बात करें, अच्छा बीच का कोई लेते हैं, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। एक चीज़, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है ना ग्रेफाइट का, ये सिर्फ ग्रेफाइट का एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे ये एंडिंग दिखा रखे ना, यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं है, ये फर्दर भी अटैच्ड है ना अलग अलग एटम्स से, मतलब सारे के सारे कार्बन एटम्स फर्दर भी आगे भी अटैच्ड हैं किसी ना किसी एटम से, किसी ना किसी क्या मतलब दूसरे कार्बन एटम से, ये फ्री नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है, या हम बीच का एक कार्बन ले लेते हैं, इस कार्बन को ले लीजिए इस कार्बन को ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला कार्बन लिया। अब ये देखो कितनी वैलेंसीज शो करे या कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3, 3 बॉन्ड बना रहा है ना ये। अब हर कार्बन एटम 3 बॉन्ड ही बना रहा है। आप कोई भी कार्बन एटम देख लीजिए, हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं, आप किसी भी कार्बन एटम को देखिए, इस पर्टिकुलर कार्बन एटम को देखते हैं तो इसके कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसको देख लो, इसके कितने हो गए, 1 2 3। कोई भी देख लीजिए, ये देख लीजिए 1 2 3। तो सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो 3 बॉन्ड ही बना रहे हैं, मतलब 3 की वैलेंसी। अगर आपको यहाँ पे कोई दिख रहा है ना, जैसे ये बाहर है, ये आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है 1 2, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे भी एक्सटेंड कर रहा है ना, तो ये भी 3rd बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक लेयर है, यहाँ से देखिए ये एक लेयर है ग्रेफाइट की। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लेयर है, फर्स्ट लेयर है ये। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं। हर कार्बन एटम 3 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, 4 के साथ नहीं, 3 के साथ। तो हर कार्बन एटम जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब उसके यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन वो बॉन्ड कितने बना रहा है, 3 ही बना रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो रहे हैं। इसका मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन हर ग्रेफाइट, हर कार्बन एटम के पास है इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में।
इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। दैट इज़ वाई ग्रेफाइट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है। वाई इज़ ग्रेफाइट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके स्ट्रक्चर में, ग्रेफाइट का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है उसमें हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि ये कार्बन एटम्स जो है एक दूसरे के साथ जॉइंट है, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, हेक्सागोनल रिंग्स हैं सारी। मैं ये थोड़ा सा डिलीट कर देती हूँ ताकि इसमें नीटनेस आ जाए थोड़ी सी, आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। हाँ, ओके, देखो हेक्सागोनल रिंग्स तो आपको दिख रही हैं क्लियरली। तो एक लेयर है ये, एक पर्टिकुलर लेयर में ये जो है ये एक लेयर है, ठीक है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है ये एक पर्टिकुलर लेयर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है, ये आप देख सकते हैं सेग्रीगेट करें तो ये नेक्स्ट लेयर हो गई, है ना, सेकेंड लेयर हो गई, और ये थर्ड लेयर हो गई। ये तीन डिफरेंट लेयर्स आपको इस डायग्राम में दिखाई हैं ग्रेफाइट की। अब ये जो लेयर्स के आपस में जो कनेक्शंस हैं, देखो एक लेयर के अंदर जो सारे कार्बन एटम्स हैं दे आर जॉइंट टुगेदर बाय वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। कार्बन एटम्स इन अ पर्टिकुलर लेयर, एक ही लेयर में उनके आपस में जो उनके अंदर जो फोर्सेस हैं, जो जॉइनिंग बॉन्ड्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और वो इजीली ब्रेक नहीं होते। इसीलिए ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्यों होता है, क्योंकि दे आर जॉइंट टुगेदर बाय वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। लेकिन लेयर्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, अब आप ये देखो, ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये लेयर्स के बीच की बॉन्डिंग दिखा रहे हैं कि एक लेयर दूसरी लेयर के साथ अटैच्ड है। आपको दिख रही है डॉटेड लाइंस, में ग्रीन से भी कवर कर रही हूँ इनको, है ना। ये डिफरेंट लेयर्स हैं। ये जो लेयर्स के बीच में जो बॉन्डिंग है दिस इज वीक। ये वीक फोर्सेस हैं, वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस होती हैं ये। और ये जो फोर्सेस हैं ये थोड़े से भी स्ट्राइक करने से या हीटअप करने से ब्रेक हो जाती हैं, और इस वजह से ग्रेफाइट की जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। दैट इज़ वाई ग्रेफाइट इज़ अ वेरी वेरी गुड ल्यूब्रिकेंट। इसको हम ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं, इसको हम लेड की पेंसिल में, लेड में यूज़ करते हैं, क्योंकि जब ये सरफेस पे पेपर के साथ स्ट्राइक करता है ना तो बहुत अच्छे से एक निशान छोड़ता है, अपना मार्क छोड़ता है। दैट इज़ वाई वी यूज़ पेंसिल। पेंसिल को, ग्रेफाइट का लेड जो पेपर के अगेंस्ट आप उसको स्ट्राइक करते हो तो आपको एक अच्छी सी डार्क राइटिंग मिल जाती है ना, निशान मिल जाता है, एक मार्क मिल जाता है। दैट इज़ वाई वी यूज ग्रेफाइट। ओके, तो ये आपको रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि वाई इज ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसका आंसर। दूसरा, ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी सब्सटेंस क्यों है? वाई इज ग्रेफाइट अ सॉफ्ट एंड स्लिपरी सब्सटेंस? आप इसमें बता देंगे क्योंकि वो जो डिफरेंट लेयर्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय वीक फोर्सेस, वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस, देयरफॉर दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, एंड दस ग्रेफाइट इज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेक्स इट वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ओके, ये दो रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखें क्या दे रखा है ग्रेफाइट के बारे में यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये दे रखा है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट दे रखी है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट आप याद कर लीजिएगा, दो तीन प्रॉपर्टीज बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, ग्रेइश ब्लैक है, लस्ट्रस होता है, चमक होती है, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे डायमंड था, इट वाज ट्रांसपेरेंट, लस्ट्रस, एंड इट हैड ग्रेट, मतलब शाइन बहुत, लस्टर बहुत है, क्योंकि उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी हाई है, डेंसिटी काफ़ी हाई है डायमंड की, सॉरी। Okay, now this is soft and slippery due to its sheet-like structure. Density इसकी 2.39 है, diamond के it was around 3.5 gram per centimeter cube. It has a high melting point of 37 degree, 3700 degree centigrade. ठीक है, diamond का इससे थोड़ा कम था, it was 3550, 3550. So this is even more stable than diamond. It is stable to heat because of strong carbon carbon bonds. ये जो high melting point है इसका रीजन क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? why, again a why, because of strong carbon carbon bonds, ठीक है। it leaves a black mark on paper because easily slide करता है, इसलिए
इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगेन ये जो मैंने आपको बताया था पहले, तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है. वाई? इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन बर्न्ड इन एयर. अगर सिंपल आप सी प्लस इसको एयर में बर्न करेंगे जैसे कि हम डायमंड को कर रहे थे, तो CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड. सेम रिएक्शन डायमंड भी शो कर रहा था, सेम रिएक्शन ग्रेफाइट भी शो कर रहा है, बेसिकली क्योंकि कार्बन ही है. तो केमिकल रिएक्शंस तो सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दैट इज वाई दे आर एलोट्रॉप्स. ये ध्यान रखिएगा आप. अब यूजेस क्या है, ग्रेफाइट के यूजेस भी बड़े आते हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान से याद कर लीजिएगा. फर्स्ट इज इट इज़ यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट. क्यों ल्यूब्रिकेंट की तरह क्यों यूज होता है, अगेन अ वाई, हर चीज़ का वाई लेके चलना, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं इसमें. इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, therefore it is used as a very good lubricant. It is mixed with petroleum jelly to form grease, and grease बनती है इससे, ठीक है, ग्रेफाइट से grease बनती है पेट्रोलियम जेली में इसको मिक्स करके. then electrodes, it is a very good conductor of electricity. क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, तो दैट इज वाई इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रिक फर्नेसेस. आप नाइन्थ में और टेंथ में जब पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. पेंसिल लेड, पेंसिल का लेड में यूज़ होता है बिकॉज इट लीव्स अ ब्लैक मार्क और ब्लैक लाइन ऑन द पेपर. वी कैन ईजिली, अब हम पेंसिल के लेड को शार्पन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि अगेन दैट पर्टिकुलर लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की लेयर्स जो हैं दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, दैट इज़ वाई द ग्रेफाइट जो लेड है इट कैन ईजिली बी शार्पनड. देन क्रूसिबल्स, क्योंकि ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है, 3700 डिग्री है ना. अभी हमने बोला कि डायमंड से भी ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ यूज टू मेक क्रूसिबल्स. क्रूसिबल्स क्या होते हैं, जैसे बोन चाइना की छोटी छोटी बोल्स होती है ना, ऐसे ही ग्रेफाइट की क्रूसिबल बनाते हैं, उसको हम लैब में केमिकल्स को हीट अप करने में, हीट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो ग्रेफाइट की क्रूसिबल्स भी बनती हैं. देन कार्बन ब्रशेस, इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर फिजिक्स में आपके होगा, इलेक्ट्रिक बेल और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होंगे, है ना. तो उसमें जो कार्बन ब्रशेस होते हैं वो ग्रेफाइट के होते हैं. Then moderator, it is also used as a moderator to slow down the speed of neutrons in nuclear reactors. Moderator क्या होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, तो उसमें बहुत हाई स्पीड से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और वो इतना ज़्यादा कई बार अनकंट्रोल्ड हो जाता है रिएक्शन कि इट कैन लीड्स टू सो मेनी अनवांटेड एक्सीडेंट्स, हैजर्ड्स. तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या करते हैं, ग्रेफाइट की रॉड्स यूज़ करते हैं, और वो ग्रेफाइट की जो रॉड्स हैं वो क्या करती हैं, न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर. तो ग्रेफाइट का ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, दैट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड्स यूज होती हैं, वो न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं. नेक्स्ट, ये भी भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते ही आता है. आप लोग सोच रहे होंगे कि हर चीज़ को इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, लेकिन वह क्या करूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना. डिफरेंस आते ही आते हैं. अब देखो पैरामीटर्स ज़रूर, आजकल पहले जो था सिर्फ डिफरेंसेस लिखने को दे देते थे, आजकल वी गिव पैरामीटर्स कि इस पैरामीटर के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करिए बिटवीन सो एंड सो. हमेशा ध्यान रखने का, बोर्ड में भी आप अभी 8th क्लास में, 9th में बोर्ड देंगे, 10th में बोर्ड देंगे, बोर्ड में कभी भी आपको डायरेक्ट डिफरेंसेस लिखने को नहीं आते, हमेशा पैरामीटर्स के बेसिस पे डिफरेंसेस लिखने को बोलते हैं. दे विल गिव यू सर्टेन पॉइंट्स कि आप इस पॉइंट के बेसिस पे ए एंड बी के बीच में डिफरेंशिएट करिए, वट एवर. ओके, so now let us study them accordingly. Now the first parameter is appearance. How do they how does their appearance differ? So diamond has transparent extraordinary brilliance, whereas the graphite is black, opaque, and it has also got some luster, but not so much as the diamond, of course. Hardness, diamond is extremely hard, hardest known substance, naturally occurring substance, and whereas the graphite the rock or the material is soft and slippery to touch. डेंसिटी डायमंड की हाई होती है, इसकी कंपैरेटिवली लो है, इसकी भी हाई है बट कंपैरेटिवली लो है. देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डायमंड इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. उसका स्ट्रक्चर तो बहुत हार्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स कवर्ड है, जबकि यहाँ पे इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम का फ्री है.
देन शेप ऑफ क्रिस्टल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है डायमंड का जो कि रिपीट करता है और फिर वो टेट्राहेड्रल्स मिलके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 डायमेंशनल ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनाते हैं। बेसिकली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और वो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में कंबाइन करके ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जबकि ये जो ग्रेफाइट है इसका भी आपने स्ट्रक्चर देखा था, हेक्सागोनल है ये वाला, हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर्स, लेयर्स हैं, लेयर्ड है, ठीक है, शीट लाइट है, शीट लाइक है या लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ये लेयर्स हैं। ओके, देन बर्न्स, बर्निंग, कंबशन, बर्न्स इन 900, बर्न्स इन एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी दोनों इनके ना ये वाले रिएक्शंस दोनों के सेम है, C+O2 गिव्स CO2, बस यहाँ पे टेम्परेचर डिफर कर रहा है, इसका 900 डिग्री सेंटीग्रेड है डायमंड का और ग्रेफाइट जो है उसका 700 है, टेम्परेचर में डिफरेंस है, रिएक्शन सेम है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेफाइट। नाउ द नेक्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट इज द क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, दैट इज द फुलरीन्स। अब ये जो फुलरीन्स हैं इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक स्ट्रक्चर होता है और इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, अदरवाइज ऑल्सो जीके के क्वेश्चंस में भी आता है। तो दे आर ऑल्सो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब ये नेचुरली जो है कुछ कार्बन रिच रॉक्स में मिलती हैं या फिर हमारी यूनिवर्स में इंटरस्टेलर स्पेस जो है, स्टार्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जो स्टार डस्ट होती है ना, आपने पढ़ा होगा स्टार्स के बीच में स्टार डस्ट होती है, तो उसमें ये फुलरीन्स होते हैं। अच्छा, फुलरीन्स हैं क्या? अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ केज लाइक स्ट्रक्चर इन फुलरीन्स। तो फुलरीन्स में क्या है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है एक, और उसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स एक पर्टिकुलर केज लाइक फॉर्म में एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। इट इज़ अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट तो ओपन थे ना, उनकी एंडिंग ऐसे बढ़ती जा रही थी साइडवेज, दिस इज द क्लोज स्ट्रक्चर। मतलब क्लोज स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि इसमें ना, क्लोज्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं भी ऐड ऑन होते जाएंगे। तो फुलरीन्स जो है उसमें कार्बन एटम्स जो है 40 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 100 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, अलग अलग फुलरीन्स के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर करते हैं। बट इनफैक्ट इट इज़ अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि अब इसमें कहीं और से, जैसे ये पर्टिकुलर बकमिंस्टर फुलरीन दे रखा है, इसमें 60, इट इज़ मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम्स। तो इसमें ऐसा नहीं कि कहीं और कोई नया कार्बन एटम आके अटैच हो जाएगा, 60 के 61 हो जाएंगे, नहीं होगा, ठीक है। अगर 61 होंगे तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सारे एटम्स जो हैं दे आर बॉन्डेड टुगेदर वेरी वेल टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है केज लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल इट अ फुलरीन, ठीक है, इनको हम फुलरीन्स बोलते हैं। दे वर डिस्कवर्ड इन द ईयर 1985, ज़्यादा पुराना डिस्कवरी नहीं है। 1985 by three scientists H.W. Kroto, R.F. Curl and R.E. Smalley. They were awarded the Nobel Prize in Chemistry in 1996 for this discovery. अब एक और थे आप यहाँ पे देखिए जो है ना बकमिंस्टर फुलरीन है, ये यहाँ पे देखिए, इसके मैं अब दिखाती हूँ। पेंटागन और हेक्सागन से मिलके बनता है, ये इसका हेक्सागन हो गया। अब यहाँ पे हम पेंटागन देखें, पेंटागन अगर हमें ये वाला डिफरेंट कलर से लेती हूँ पेंटागन, ये देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो ये क्या हो गया, ये पेंटागन हो, है ना। तो ये पेंटागन्स और हेक्सागन्स से मिलके बकमिंस्टर फुलरीन बनता है। दिस इज बकमिंस्टर फुलरीन, जिसमें कि सी कितने होते हैं, 60 कार्बन के 60 एटम्स हैं। दे आर अटैच्ड इन अ पर्टिकुलर डिसाइसिव क्रिस्टलाइन पैटर्न, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, इसको जिसने डिस्कवर किया था उनके नाम पर है, या ये कहिए, अभी देखिए एक आर्किटेक्ट थे ये, एक्चुअली बकमिंस्टर जो थे ही वाज एन आर्किटेक्ट, Buckminster Fuller, who designed the domes similar to those of fullerene molecule. Richard Buckminster Fuller, ये एक आर्किटेक्ट थे, अमेरिकन आर्किटेक्ट, जो कि डोम्स बनाते, बिल्डिंग के डोम्स होते हैं ना जो ऊपर जो बनते हैं डोम्स, आपको पता होगा डोम्स क्या होते हैं, सर्कुलर एरिया जो होता है ऊपर में, तो दैट इज़ नोन एज अ डोम। तो वो फुलरीन के शेप के डोम्स बनाते थे, दैट इज़ वाई ये वाला जो C60 है इसको हमने बकमिंस्टर फुलरीन का नाम दे दिया है, उनके नाम पे, अमेरिकन आर्किटेक्ट के नाम पे इसका नाम है। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों इसको बकमिंस्टर फुलरीन क्यों बोलते हैं, ये सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। ओके,
देन अब फुलरीन्स के बारे में हम और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कार्बन एटम्स जो हैं फुलरीन्स में, बकमिंस्टर फुलरीन में स्पेशली, दे आर अरेंज इन हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स। ये मैंने आपको दिखाया ना, ये एक हेक्सागन हो गया, दिस वाज हेक्सागन एंड दिस वाज अ पेंटागन। तो दे आर अरेंज इन हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स। और ये बन कैसे सकता है? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज्ड ग्रेफाइट एंड हीलियम। ग्रेफाइट को पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको इतना हीट किया कि वो वेपराइज हो गया, और हीलियम के एटमॉस्फेयर में उसको फिर कंडेंस किया। मतलब पहले उसको वेपर फॉर्म में लेकर आए, फिर सराउंडिंग अगर हीलियम है उसके चारों ओर, और हीलियम की प्रेजेंस में उसे कंडेंस करेंगे, तो देन इट विल टर्न इनटू अ फुलरीन। सो दिस इज हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड, अ वेरी unique preparation. Then it is also found naturally in interstellar dust and in some carbon rich rocks. Interstellar dust हो गई, सॉरी डस्ट हो गई, जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है, स्टार्स के बीच में जो डस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं फुलरीन्स। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। कलर किस पे डिपेंड करता है? ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हर फुलरीन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर फुलरीन के अंदर उतने ही कार्बन एटम होंगे, चाहे वो कहीं भी मिले जाए। मतलब वो उसका केमिकल फॉर्मूला टाइप होगा, जैसे C60 है या C40 है या C120 है या C100 है, तो उस पर्टिकुलर फुलरीन में उतने ही कार्बन एटम्स हैं, और कार्बन एटम्स के नंबर के हिसाब से उनका कलर चेंज होता रहता है। ठीक है, द कलर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम। फुलरीन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन डायमंड एंड ग्रेफाइट। अगेन वाई आर दे मोर रिएक्टिव देन डायमंड एंड ग्रेफाइट? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उनसे, डायमंड और ग्रेफाइट से काफ़ी कम है। डायमंड और ग्रेफाइट का कितना था? 3550 था, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड डायमंड का था, और 3700 था ग्रेफाइट का। ठीक है, और यहाँ पे फुलरीन्स का कितना है? ओनली 1000। मतलब 1000 भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है, तो इसीलिए दे आर मच मोर रिएक्टिव देन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटीज कम है 1.8 to 2.11। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्ट एज इंसुलेटर्स। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, देयरफॉर दे एक्ट एज इंसुलेटर्स। कुछ जो है इनमें से, दे एक्ट एज सुपर कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर। ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज भी है कि दे एक्ट हाई टेम्परेचर पे, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सुपर कंडक्टर्स। Okay, uses, they are used as dry lubricants and in cosmetics, and some of them are used as superconductors. तो ये वाला पोर्शन आपका फिनिश हो गया। अब हम क्या करते हैं? आंसर्स करते हैं, एक्सरसाइज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज कार्बन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट? कार्बन फ्री स्टेट में किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में इट इज क्या होता है? CO2 मॉलिक्यूल है। चौक, चौक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन अ मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जहाँ पे कि C होता है, H होता है और O होता है डिफरेंट प्रोपोर्शन में, जैसे C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है, इट्स ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। या स्टार्च है, तो यहाँ पे भी कंपाउंड्स हैं। ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या है? ओनली C। तो ग्रेफाइट की फॉर्म में ये फ्री कार्बन है, बाकी सब में मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मतलब कंपाउंड की फॉर्म में किसी दूसरे एटम्स के साथ अटैच्ड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन? अमॉर्फस फॉर्म का मतलब हो गया जिसकी की कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ग्रेफाइट जो है क्रिस्टलाइन है, डायमंड क्रिस्टलाइन है, फ्लोरीन क्रिस्टलाइन है, तो कोक जो है दैट इज द ओनली अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन प्रेजेंट हियर। इन सारे ऑप्शंस में से कोक इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, मैंने टिक नहीं किया यहाँ पे, टिक कर देते। ठीक है, ओके। द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंसेज, वी डोंट नीड एन ऑप्शन हियर, इट इज द डायमंड। In the structure of diamond, each carbon atom is linked to dash neighboring carbon atoms by strong bonds. Diamond का जो structure हमने पढ़ा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, फिर वो टेट्राहेड्रल्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। उसमें हर कार्बन एटम जो है वो कितने और कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो वहाँ पे चारों की चारों जो वैलेंसी हैं कार्बन की वो कंज्यूम हो जाती हैं, चारों इलेक्ट्रॉन्स अटैच होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड में। इसीलिए डायमंड जो है इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 4 नेबरिंग कार्बन एटम्स। ये वाला जो ऑप्शन है 4, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
Next, which of the following is incorrect statement about the structure of graphite? Incorrect कौन सी है? First is layers are held together by weak forces. ये तो सही है. Each carbon atom is joined to 4 other carbon atoms. This is wrong. This particular option is correct since this statement is wrong. Each carbon atom is joined to 3 other carbon atoms in graphite. It is joined to 4 other carbon atoms in diamond. It contains flat hexagonal rings. सही है. 1 electron of each carbon atom is free. This is true. So our option correct option would be B. Buckminster fullerene contains कितने कार्बन एटम्स होते हैं बकमिंस्टर फुलरीन में? इसका फॉर्मूला क्या होता है? C60. तो 60 कार्बन एटम्स हैं. तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in 2 or more different forms that have the same chemical but different physical properties is called the same chemical properties and different physical properties हैं. तो ऐसे phenomena को हम क्या बोलते हैं? We call it allotropy. Okay, so the answer would be allotropy. अच्छा, जब आपको ऐसे दिया जाए ना कि आंसर आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो हमेशा ना फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिख दीजिएगा, सिर्फ ऑप्शन को टिक करके काम मत चलाइएगा. ठीक है. डैश इज यूज्ड इन शार्प एज्ड कटर्स फॉर कटिंग ग्लास एंड इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट फॉर ड्रिलिंग होल्स. इसका ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. द आंसर इज क्लियर. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. Okay, powdered coke is heated with small amount of sand and ferric oxide at 3000 degrees centigrade in electric furnaces to produce electric या normal furnace. क्या produce करते हैं? इससे क्या मिलता है हमें? We get graphite. ठीक है. पाउडर्ड कोक को जब हम हीट करते हैं सैंड और फेरिक ऑक्साइड के साथ, सैंड का फॉर्मूला क्या था? SiO2. फेरिक ऑक्साइड क्या था? Fe2O3. इनको हीट किया तो we'll get graphite. ठीक है. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. क्या होता है ऐसा ग्रेफाइट में जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा कंडक्टर है? इट हैज़ गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हर कार्बन एटम जो है वो कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है. दैट इज वाई इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. सो वी फिनिश विद दिस लेक्चर हियर. आपका ये वाला पार्ट खत्म हो गया. इसके बाद हम आगे चलेंगे. अब आपके जो डिफरेंट अमॉर्फस फॉर्म्स रह गए हैं कार्बन की वो कवर करें. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. टेक केयर. एंड अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, टेक केयर.